20 मार्च को दोस्तों हमारा कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशोलॉजी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैंने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, ये आपका लास्ट ही पार्ट है 2 नंबर का। इसके बाद मैं आपको 3 नंबर वाले बताऊंगा, 4 नंबर वाले बताऊंगा। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th सोशोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपका है तैयार आपको करते जाना है। तो मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही है जो रात में सोने ना दे। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के 2 प्रभाव लिखिए। भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो आपको बताने हैं। तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में क्या गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो गिरता जा रहा है। ओके, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि से सभी को शिक्षा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना क्या कठिन हो गया है। नेक्स्ट है जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। तो ये आपकी आयु संरचना के बारे में बताया जा रहा है कि जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य यह है कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्ति का अनुपात क्या है। इस अनुपात में 3 आयु वर्ग दिए गए हैं। पहले 0-14 वाले आपके बच्चे कहलाते हैं, आश्रित वर्ग कहते हैं। 15 से आपका 59 वर्ष रहने वाला है कार्यशील वर्ग अर्थात युवा, और 60 वर्ष से ऊपर वाले आपके क्या है बुजुर्ग में आएगा। जैसे जाति व्यवस्था में उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को उल्लेख आपको करना है। जाति व्यवस्था से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो पहला है आपका छुआछूत। इस व्यवस्था के कारण क्या है, ये आपकी हेडिंग है, छुआछूत आपकी हेडिंग बन जाएगी। फिर इस व्यवस्था के कारण क्या छुआछूत की समस्या उत्पन्न होती है। इससे अमानवीय व्यवहार के कारण भारत में पूरी दुनिया के सामने क्या कलंकित होना पड़ता है। दूसरा है सामाजिक असमानता, ये आपकी हेडिंग इसे आप बनाकर लिख सकते हैं। विभिन्न जातियों के विभिन्न समाज बीच सामाजिक दूरी बढ़ने से उन्हें सामाजिक स्तर पर विभिन्न असमानताओं का क्या सामना करना पड़ता है। तो ये आपके जाति व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं। दूसरा प्रजाति का क्या अर्थ है। प्रजाति का अर्थ होता है मनुष्यों के ऐसे अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों से है जिसके आधार पर हम विश्व के मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में क्या बांट पाते हैं। जैसे वंचित समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। वंचित समूह कौन होते हैं। भारतीय समाज में ऐसा बहुत बड़ा समूह है जिसको सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके कारण उनका सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है। ऐसे समूह को हम क्या वंचित समूह कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले कुछ अपराध आपको बताने हैं। दहेज हो गया आपका, हो गया छेड़छाड़ हो गया, ये आपका भ्रूण हत्या होगा, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अपराध। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिकरण से क्या कारण है। तो औद्योगिकरण के कारण है कि भारत में नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, श्रम शक्ति का प्रचुरता हुई है, प्राकृतिक संसाधनों की सुविधा, परिवहन के साधन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक नीतियां, ये सभी क्या है औद्योगिकरण के क्या प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के आर्थिक जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। कोई आपको 2 प्रभाव बताने हैं। तो पहला आपका सामाजिक संरचना में, दूसरा आपका सामाजिक नियंत्रण में। सामाजिक संरचना में परिवर्तन औद्योगिकरण के क्या है कारण। भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक संस्थाओं में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं। सामाजिक नियंत्रण में परिवर्तन औद्योगिकरण के कारण क्या सामाजिक नियंत्रण में अनौपचारिक साधनों का महत्व कम हो गया है तथा लोगों की मनोवृत्ति में काफी परिवर्तन आए हैं। तो आपके हेडिंग में रहने वाला है औद्योगिकरण के आर्थिक प्रभाव। औद्योगिकरण के आर्थिक प्रभाव में पहले सामाजिक संरचना, दूसरा आपका सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की भूमिका को आपको बताना है। संस्कृतिकरण की क्या क्या भूमिका है। पहला है धार्मिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण निम्न जातियों के द्विज वर्षों के भांति अपने अलग मंदिरों की स्थापना कर ली, जहां उन्होंने अपने देवी देवताओं के साथ अपने जातिगत महापुरुषों को भी देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। यानी सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण की भूमिका क्या थी कि जब क्या है जो निम्न जाति के लोग तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाने लगा तो उन्हें अपना एक अलग मंदिर बना लिया, साथ ही देवी देवता को बैठाते थे और जो उनके महापुरुष थे उनको भी क्या है वहाँ देवता के रूप में पूजा करते थे। दूसरा है सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण से रहन सहन का स्तर बढ़ा है और क्या है पिछड़ापन भी दूर हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के प्रमुख आधार क्या है। तो सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों प्रति चेतना, तर्कपूर्ण व्यवहार, भौतिक विकास, ये पश्चिमीकरण के क्या है प्रमुख आधार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है। तो जब स्थानीय स्तर पर जनता का शासन स्थापित हो जाए उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, यानी स्थानीय लोगों को द्वारा शासन करना स्थानीय स्वशासन। इसमें जनता स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है तथा वहीं के प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर ही जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन में पंचायती राज व्यवस्था का आपको क्या महत्व बताना है या भूमिका बतानी कि समाज के परिवर्तन में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या भूमिका थी या क्या महत्व है। तो ये आपका दिया। पहला आपकी हेडिंग रहने वाली है ग्राम स्तर की उपयोगी योजनाएं, दूसरा है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। तो ये आपको क्या है हेडिंग बनाकर इसे क्या है आप याद कर सकते हैं। तो पहले आपको हेडिंग रूप में याद करना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा थ्योरी हो तो आप क्या है पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको मेन पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या है पूरा सॉल्यूशन आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में
सामाजिक संबंधों की प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता के बाद जो गांव के एरिया थे उसमें जो सामाजिक संबंध थे उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए। पहला कि कृषि के व्यापारीकरण में ग्रामीण क्षेत्र विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़े, ऐसे में मुद्रा का प्रवाह गांव की ओर बढ़ा और व्यापार के अवसरों और रोजगार में क्या विस्तार हुआ। दूसरा है भूस्वामी तथा कृषि मजदूरों के मध्य पारंपरिक संबंधों में स्थिरता आई। बधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये सब व्यवस्थाएं क्या कानून द्वारा क्या समाप्त कर दी गई। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधारों की विवेचना कीजिए। भारत जब देश आजाद हो गया ओके, तो भूमि के सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए वो आपको बताने हैं। पहला क्या है, भूमि की चकबंदी, आपकी हेडिंग रहेगी भूमि की चकबंदी। दूसरी हेडिंग रहने वाली आपकी सरकारी कृषि को प्रोत्साहन। भूमि की चकबंदी का मतलब कि देश में लाखों किसानों की भूमि इधर उधर बिखरी हुई थी। कोई किसान है, कोई की भूमि यहाँ है, कोई की यहाँ है, कोई की यहाँ है। ओके, अब उसे अगर चारों जगह खेती करना है तो एक साथ अब चारों जगह से पानी देना है, कुछ भी ओके बीज उगाना है तो चारों जगह से बार बार जाना पड़ता था, दिक्कत होती थी उसे खेती करने में। कोई भी किसान चाहता कि मेरी जितनी भी भूमि है वो एक ही जगह हो तो मैं क्या एक साथ खेती कर सकूँ। ओके, तो चकबंदी के अंदर क्या हुआ कि क्या है, उनकी भूमि को एक साथ उन्हें कर दिया गया। अब ऐसा नहीं कि भूमि को तो लाया नहीं जा सकता, आपकी भूमि यहाँ है। ओके, क्या किया जाता था, अगल बगल की भूमि तो वो दे दी जाती थी और अगल बगल की जो भूमि का मालिक था उसे क्या है उसके बदले दूसरी भूमि दी जाती। इस प्रकार से होता था चकबंदी पे। इसके बाद है सरकारी कृषि का प्रोत्साहन किया गया। तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया गया। फलस्वरूप वर्तमान समय में देश में 10,000 सरकारी समितियों के अंतर्गत लाखों सदस्य लाखों हेक्टेयर भूमि पर क्या है सरकारी कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर संघ का क्या अर्थ है। किसी भी उद्योग, मिल या कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी मजदूर इकट्ठा होकर एक संघ का निर्माण करते से मजदूर संघ कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है, मजदूर संघ का मतलब है कोई भी कारखाना है वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं तो अपने हितों की रक्षा के लिए वो क्या सब एकजुट होकर एक क्या है संघ का निर्माण करते हैं, वो आपको मजदूर संघ कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमिगत खानों में कार्य करने वालों को किन खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले, जैसे अगर केवला निकालना है और भी जो भूमिगत पदार्थ होते हैं निकालने के लिए भूमि के अंदर जाना पड़ता है। ओके, तो इनमें कौन कौन से खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो भूमिगत खानों में कार्य करने वाले जीवन हर पर असुरक्षित होता है। उन्हें बाढ़ का, आग का और ऊपरी सतह का नीचे धंसने के क्या खतरनाक स्थितियों का सामना पड़ सकता है। यानी कि मान ली बहुत ज़्यादा पानी हो रही तो जो अगर सुरंग बनी है तो उसके अंदर पानी बढ़ जा रहा है या फिर आग लग जाती है। साथ ही अगर जमीन के नीचे है ओके, तो जो ऊपरी धरातल है वो क्या धंस ना जाए, तो ये सब क्या खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अनेक गैसों के उत्सर्जन से ऑक्सीजन की कमी, भूमिगत खानों में कार्य करने वालों को क्या सांस संबंधी भी दिक्कत हो जाती है। जब आप जमीन के अंदर जाएंगे तो आपको क्या ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इससे सांस संबंधी दिक्कत भी हो जाती है। नेक्स्ट है, सरकार लघु उद्योगों को कैसे प्रोत्साहित करती है। लघु उद्योग यानी जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रोत्साहन करती है। तो पहला है, लघु उद्योगों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है, यानी कम ब्याज पर लोन दिया करती है सरकार। साथ ही लघु उद्योगों के द्वारा उत्पादित कुछ वस्तुओं को कर मुक्त भी कर दिया गया है। दूसरा है, देश में औद्योगिक बस्तियों की अलग अलग शहरों में स्थापना की गई ताकि लघु उद्योगों का विकसित किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कि लोग गांवों में परिवार को छोड़कर उद्योगों में कार्य करने के लिए नगरों की तरफ भागे। कार्य मिलने के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चों को भी शहर में बुला लिया। इससे गांव के संयुक्त परिवार टूटकर अब रिश्तेदारों में क्या दूरियां भी बढ़ गई। पहले क्या गांव में सब लोग चाचा चाची दादा दादी सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कुछ लोग हैं वो अपने क्या है शहर में चले गए क्या है काम करने के लिए। अब काम करने चले तो अपनी पत्नी बच्चों को बुला लिया, तो अब वो संयुक्त परिवार क्या इसी बार से चाचा भी जाकर काम करने चले गए, तो सब संयुक्त परिवार टूटकर अब क्या एकल परिवार में बदलने लगा। तो ये आपका औद्योगिकरण का आपसी संबंधों पर प्रभाव बताया जा रहा है। ओके, यानी संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार बन रहा है। नेक्स्ट, सुधार आंदोलन को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं। तो सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है समाज में पाई जाने वाली धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, इसलिए इन आंदोलनों को क्या सामाजिक आंदोलन कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुधारवादी आंदोलन कौन से होते हैं। तो उन आंदोलनों को सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है जो वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमी प्रगति के चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा हाल के सूचना के अधिकार का आंदोलन। तो ये आपके सुधारवादी आंदोलन जो क्या धीमी गति से चलते हैं, धीमी गति से सुधार करने का इसमें प्रयास किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट से आशय है जनसंख्या की अप्रत्याशित रूप से ज्यादा जरूरत से ज्यादा क्या बढ़ जाना। जनसंख्या क्या है अप्रत्याशित रूप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, अर्थात जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जनसंख्या का इतना बढ़ जाना कि उसके क्या परिणाम क्या है विनाशकारी होने लगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में गिरते स्त्री पुरुष लिंग जो आपका अनुपात है उसको क्या है उसके क्या कारण है, इसके जो अनुपात है क्यों गिर रहा है। पहला है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण। कृषि का समाज होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या कृषि की देखभाल के लिए बालकों का अधिमान देती है। केवल बेटा ही परिवार को क्या है वारिस माना जाता है तथा वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा से
लोगों को लड़का प्राप्त करने की प्रेरित होती है। दूसरा है धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास, ऐसा माना जाता है केवल बेटा ही क्या माता पिता को अंत्येष्टि तथा उसके संबंध रीति रिवाजों को करने का हकदार है। आज भी बेटा प्राप्त करने के लिए क्या है तो बलि भी दी जाती है। तो ये सब आपके हैं, ये आपके कारण दिए हुए हैं, जिससे स्त्री पुरुष जो लिंगानुपात है वो आपका गिरता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले 2 कारक बताने हैं। तो जाति प्रथा में परिवर्तन कौन लाए? पहले औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण। तो ये आपको क्या इनसे परिवर्तन आए हैं, किस प्रकार से आए पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एकांकी परिवार से क्या अभिप्राय है। पिछली वीडियो में आपको संयुक्त परिवार के बारे में बताता। तो एकांकी परिवार क्या है? जिस परिवार में पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से रहते हों, एकाकी परिवार कहलाता है। इसमें केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार में संगठन सरल होता है और सदस्यों की संख्या क्या है 5 से 6 होती है। आगे नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग से क्या अभिप्राय है। तो समान तौर पर यह समझा जाता है कि भारतीय समाज में सामुदायिक आर्थिक रूप से दुर्बल है, उन्हें हम पिछड़े वर्ग कहा जाता है। वास्तव में अन्य पिछड़े वर्ग का अभिप्राय उन जातियों से है जो जाति व्यवस्था में निम्न स्थान पर होने हुए भी अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था के नियमों के कारण सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से क्या पिछड़ी हुई है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वंचित समूह की 2 विशेषताएं। जो वंचित समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, वंचित समूह किसे कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो वे व्यक्ति जिनकी आय गरीबी रेखा से बहुत नीचे हो, जो अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, ये क्या है ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, तो की सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी विशेषता है। दूसरा है वे व्यक्ति जो पूर्णतया दैनिक मजदूरी पर आश्रित होते हो और वह भी अनियमित और ऋतुओं के उत्पादित वस्तुओं के क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नगरीकरण की आपको 2 समस्याएं बतानी है, दोष बताने हैं। नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं आई हैं। पहला है आवास की समस्या, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, इसे आप हेडिंग बना सकते हैं। दूसरा आपका मलित बस्ती है। नगरीकरण से क्या हुआ है कि आवास की समस्या बढ़ गई है। नगरीकरण से लोग क्या है सभी गांव के लोग क्या है एक शहर में आ रहे हैं। अब शहर की जो एरिया वो तो सीमित है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है जो आवास है क्योंकि मकानों की है उनकी क्या कमी पड़ रही है, तो आवास की समस्या आई है। दूसरा है मलित बस्तियां। ओके, जब बहुत ज्यादा लोग रहने लगेंगे तो उसमें हर प्रकार के लोग रहेंगे और जिससे क्या प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगता है। वो आप यहाँ पढ़ेंगे डिटेल से, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ इसी बार से बातें याद रखनी है, आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए। औद्योगिकरण की क्या क्या विशेषता है। पहला है औद्योगिकरण का संबंध बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया से है, जो अधिकांशतः मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। दूसरा औद्योगिकरण में मानव व पशु शक्ति के स्थान पर प्राकृतिक एवं कृत्रिम शक्ति, जिसके अलावा पेट्रोल, डीजल, जल विद्युत, परमाणु शक्ति आदि का क्या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति क्या है। अब संस्कृति ऐसे शब्द है संस्कार, संस्कृति सब आप जानते होंगे, लेकिन बस अगर पेपर में लिखने के लिए जाएगा तो आपसे लिखते नहीं बन पाएगा। ओके, कि आप उस चीज को जानते तो लेकिन व्यक्त कैसे किया जाए वो आपको दिक्कत होगी। तो जो बताते जा रहा हूँ पढ़ते जा रहा है तो चीजें आपको क्या समझ में आ जाएंगी। जानते तो आप सब हैं, बस एक बार आपको पढ़कर समझना है और आपको तो समझ जाएंगे आपको किस शब्दों में आपको क्या पेपर में लिखना है। संस्कृति का संबंध हमारे उन सभी विश्वासों, धार्मिक व्यवहारों, कला, नैतिक नियमों, प्रयासों और व्यवहार की परंपरागत तरीकों से होता है, जो सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है लिखिए। तो आधुनिकीकरण एक चहुमुखी प्रक्रिया है। इससे समाज, समूह एवं व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन होता है। आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आधुनिकता से है, वह प्रक्रिया जिसमें के माध्यम से व्यक्ति और सामाजिक जीवन में आधुनिकता को अच्छी तरह से समझा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल मैंने प्राप्त करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में से आपको करना है। कोर्स में दोस्तों आपको है 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे साथ ही, और आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे और पीडीएफ मटेरियल रहेगा तो अपने हिसाब से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की जो भूमिका का वर्णन कीजिए। जो दबाव समूह होता है उनकी क्या क्या भूमिका होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। पहला है आंदोलन चलाना। ये आपको जब भी आप आंसर याद करें तो मैं क्या बता जाऊंगा कि एक एक लाइन में, एक एक शब्द में आपको क्या है पॉइंट में आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं थ्योरी तो आप पूरी याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या है पॉइंट याद रखना है। फिर अब अगर पॉइंट अगर आप पेपर में याद आ जाते हैं तो उसके बारे में आप जरूर लिख पाएंगे। दूसरा है हड़तालें करवाना। ये होता है दबाव समूह की भूमिका। आंदोलन करवाना, दबाव समूह क्या किसी मुद्दे पर तथा विशेष उद्देश्य के लिए क्या आंदोलन चलाते हैं ताकि जनता का समर्थन हासिल कर सके। इसके लिए ये संचार माध्यम जैसे टीवी, समाचार पत्र इत्यादि का भी सहारा लेते हैं और जनता का अपने और क्या ध्यान खींचते हैं। हड़तालें करवाना, मार्च निकलवाना, दबाव समूह का क्या है साधारणतः हड़तालें करवाते हैं, ओके, रोज मार्च निकालते हैं, सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि सरकार तक अपनी क्या बातें पहुंचा सके। तो ये है आपके दबाव समूह की भूमिका। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिला पंचायत के 2 कार्य लिखिए। तो जिले की जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखना और उनके मध्य क्या समन्वय करना
उनका मार्गदर्शन करना, ये आपका जिला पंचायत कार्य है। दूसरा है जनपद पंचायतों की योजना का समन्वित करना, तो ये आपके दिए जिला पंचायत के कार्य। नेक्स्ट है जमींदारी प्रथा भारत में कब खत्म हुई, तो आज़ादी से पहले भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। 1951 के बाद सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए, जिस तरह से ये जमींदार प्रथा क्या जमींदारी जो प्रथा है क्या इस तरीके से क्या पूरी खत्म हो गई। नेक्स्ट है भूमि सुधार की अब है कमियां बतानी है, दोष बताने। भूमि सुधार हुए से क्या क्या दोष हुए। पहला है कि भूमि सुधारों को प्रभावी कार्यान्वयन का प्रभाव रहा, क्योंकि संबंधित कानून के पेचीदे रहे और उनके विकल्प खोज के लिए प्रशासनिक मशीनरी में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया। यानी भूमि सुधार के लिए सरकार ने अच्छे नियम बनाए थे, लेकिन क्या है लोगों तक उनकी पहुंच पाई, साथ ही लोग क्या है उस नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं, साथ ही भ्रष्टाचार भी हो गया, ये कमी थी। दूसरा है भूमि सुधारों का कार्यान्वयन की गति भी धीमी रही है। इसमें निहित स्वार्थ के व्यवहार में भूमि सुधार कानून की अवहेलना का पर्याप्त अवसर मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिक समाज की आपको विशेषता लिखिए। तो औद्योगिक समाज की क्या क्या विशेषता है। पहला, ऐसा समाज मुख्य रूप से क्या मशीनों द्वारा होने वाले उत्पादन पर निर्भर है। दूसरा है श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रक्रिया लोगों के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने के लिए मुख्य आधार होती है। तो ये आपके दिए हैं औद्योगिक समाज की विशेषताएं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके आपको बताने क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण से नकारात्मक प्रभाव बताने। पहला है अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है, परंतु जो भी लोग होते हैं उन्हें भी क्या मशीनी गति से कार्य करना पड़ता है, जिससे काम के प्रति उन्हें का लगाव नहीं रह जाता। यानी औद्योगिकरण में क्या है, औद्योगिकरण की स्थिति में मशीनों से काम होता है, तो इससे क्या कम लोग में काम होता है, इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। तो ये भी आपका नकारात्मक उसका प्रभाव है। साथ ही जो लोग अगर काम कर भी रहे हैं उन्हें मशीन की स्पीड से ही क्या है काम करना पड़ता है। दूसरा है कामगारों को कार्य करने के समय दौरान विश्राम का काफी कम समय मिलता है, जिस कारण वह 40 की वर्ष तक पहुंचते गया बुरी तरह से थक जाते हैं तथा स्वैच्छिक अवकाश ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग से आपका क्या अभिप्राय है। सरकार ने लघु उद्योगों को उसमें निवेश किए जाने वाले पैसे या पूंजी की मात्रा के अनुसार परिभाषित किया है। आजकल के समय में जिस उद्योग में 1 करोड़ तक का निवेश किया गया है लघु उद्योग कहलाता है। 1950 में ऐसी में क्या 5 लाख रुपए थी। 1950 में क्या है अगर 5 लाख का कोई व्यवसाय है तो वो लघु उद्योग कहलाता था, लेकिन आज के समय अगर कोई व्यवसाय में 1 करोड़ का निवेश है तो वो आपका लघु व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। यानी लघु उद्योग है और जो आपका कुटीर उद्योग है इन सभी को आपके और साथ ही इसमें मध्यम उद्योग आ जाते हैं, विशाल उद्योग होते हैं, सभी को क्या है पूंजी के हिसाब से दिया क्योंकि उसमें कितना निवेश हो रहा है, सबकी रेंज बनी है कि इतना निवेश हो रहा है तो ये आपका लघु उद्योग कहलाएगा, इतना निवेश है तो आपका मध्यम उद्योग रहेगा। इस बार से जैसे सरकारी नौकरी सुरक्षित क्यों मानी जाती है। तो सरकारी नौकरी इसलिए सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि वहाँ नियुक्ति पारदर्शक होती है। यदि उच्च पदाधिकारियों की शिकायत या मतभेद हो तो शिकायत या क्षतिपूर्ति का निश्चित कार्यविधियां होती हैं। सरकारी नौकरियां जाति धर्म क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर होकर सबको समान अवसर देती है। वहां वेतन तथा अन्य सुविधाएं तथा पेंशन का भी प्रावधान होता है। जैसे सामाजिक आंदोलन क्या है, तो जब एक समूह या समुदाय कुछ विशेष सामाजिक नियमों और व्यवहारों के तरीकों में असंतुष्ट रहने के कारण संगठित होकर कोई ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है जो लोगों के वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल हो, इसी तरह के प्रयत्न को हम क्या सामाजिक आंदोलन कहते हैं। यानी समाज के लोग अपने समाज के जो कुछ नियम हैं उनसे अगर संतुष्ट नहीं है उसे परिवर्तित करना चाहते हैं तो कोई समाज के जो लोग भी असंतुष्ट हैं वो संगठित होकर एक अपना संगठन बनाएंगे और उसके प्रति आंदोलन करेंगे, तो ये आपका है सामाजिक आंदोलन कहलाएगा। नेक्स्ट किन्हीं 4 जनजातीय आंदोलन के आपको नाम लिखने हैं। तो 4 जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हैं। बोडो आंदोलन है, गोंडवाना आंदोलन, मिजो आंदोलन, नागा आंदोलन, ये क्या आपके प्रमुख जनजातीय आंदोलन है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड 2 अंकी वाले प्रश्न बताए हैं। ओके, आगे वीडियो में हम 3 अंकी और 4 अंकी और वस्तुनिष्ठ भी क्या है कवर करते जाएंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th सोशियोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।